हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और हम लोग यहाँ पर अपना जो शॉर्म सीरीज़ है लीनियर अलजेब्रा, उसको टॉपिक बाय टॉपिक, पेज बाय पेज हम लोग जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वो बुक है जो अक्सर आप देखेंगे टॉपर्स लोग जो हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने जो है 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। चौथा चैप्टर अपना चल रहा है। चौथे चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। आज का जो हमारा केंद्र बिंदु है वो है सब स्पेसेस। तो आज हम चर्चा करेंगे सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस की क्या कंडीशन है, और उसके ऊपर मैं आपसे करूँगा कुछ प्यारे प्यारे पार्लेजी टाइप के सवाल और जवाब। तो चलिए शुरू करें। तो देखें, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का सोचिएगा और वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। कोई समस्या रहती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहता है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के, ओवर अ फील्ड के, एंड लेट W बी अ सबसेट ऑफ V। तो इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि सब स्पेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक टॉपिक है डायमेंशन एंड बेसिस। वहाँ से आपको लगभग लगभग हर परीक्षा में सवाल मिल जाएंगे। फिर भले ही आपका वो परीक्षा यूपीएससी का हो, या फिर आपका कॉलेज का हो, या आपका आईआईटी जैम हो, या आपका सीएसआईआर नेट हो। इफ़ क्या कहता है, W इज़ इटसेल्फ, एक बार ये नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे मिलजुल कर। वेक्टर स्पेस ओवर के with respect to the operation of vector addition, and scalar multiplication on V। तो अब इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब आपके कान मेरे शब्दों की तरफ रहने चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया, एक बार अगर हम इसको पढ़ें और समझने का कोशिश करें तो सब स्पेस होता क्या है, उसका बेसिक डेफिनेशन हमें समझ आएगा। मैं इसी डेफिनेशन के ऊपर आपसे एक दो सवाल जवाब भी करूँगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो देखो क्या कहा गया, V जो है वो वेक्टर स्पेस है और आपकी जो फील्ड है वो K है। हमारे केस में आप जानते हैं या तो रियल नंबर रहता है या कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है ना। एंड लेट W बी अ सबसेट ऑफ V, कहा गया कि W जो है वो एक सबसेट है V का। देन W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। तो W जो है वो सब स्पेस कब बनेगा V का, इफ़ W इज़ इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस ओवर के विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन V। देखो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि W सब स्पेस कब बनेगा। पहली शर्त, W सबसेट होना चाहिए V का। दूसरी बात, W अपने आप में वेक्टर स्पेस होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए उन्हीं ऑपरेशंस पे और उसी ही फील्ड पे जिस फील्ड पे आपका वेक्टर स्पेस V वेक्टर स्पेस बना था, और उन्हीं ऑपरेशंस पे। समझ रहे हैं बात को। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ V मान लीजिए R3 और W मान लीजिए R5, क्या W इसका सब स्पेस बन पाएगा? आप कहेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये समझ पाने में सक्षम हैं कि R5 इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ R3। क्या ये बात हमें हजम हो जा रही है? क्यों प्रभु जी, बताइए ज़रा मुझे कमेंट दरबार में। क्या हम लोग ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो R5 है वो R3 का सबसेट नहीं है? एक और एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं हम बोलते हैं V जो है वो R3 है
और W जो है वो C3 है। C यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अब आप मुझे बताइए, क्या हमारा जो R3 है उसका सबसेट C3 हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हम ये समझते हैं सारे रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। तो यहाँ W जो है वो R3 का सब स्पेस नहीं बन पाएगा। वेरी गुड। अगर मान लीजिए हम ऐसा ले लें V भी R3 और W भी R3 बट बेस्ड अपॉन सम अदर कंडीशन, वो हम लोग अभी आने वाले टाइम में देखेंगे, सवालों पे चर्चा करेंगे तो आप वो चीज़ समझ जाएंगे। बट अभी जो हमारे लिए चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आप ये समझिएगा कि इस केस में सब स्पेस नहीं बनेगा, इस केस में भी सब स्पेस नहीं बनेगा, और यदि ऐसा सबसेट वाला मामला है तो फिर हमें ये जज करना पड़ेगा क्या W अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम कहेंगे W जो है वो V का सब स्पेस नहीं बन सकता है। ठीक, अब आप गौर फरमाइएगा इस चीज़ पर कि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत बेसिक है। बेसिक से मेरा तात्पर्य ये है कि इसमें W को हमें अलग से जज करना पड़ेगा कि क्या वो वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस में वही फिर सारी प्रॉपर्टीज़ आप जज करें कि भैया W जो है वो अबेलियन ग्रुप हो, फिर आपकी वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो, देन आपकी वो चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड हो, तब जाके कहीं आप इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि W जो है वो सब स्पेस बनेगा या सब स्पेस नहीं बनेगा। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, ये जो मेथड है चेक करने का कि W सब स्पेस है या नहीं है, इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। तो उन लोगों ने क्या कहा कि बजाय आप सारी कंडीशन चेक करने के, आप दो कंडीशन जो है वो चेक करने की सोचिए। तो उन्होंने क्या कंडीशन बताई? उन्होंने कंडीशन बताई पहली ये, दी ज़ीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W, और दूसरी कंडीशन ये बताई फॉर एवरी U, V दैट बिलोंग्स टू W। और हम लोग जो है वो अल्फ़ा बीटा यूज़ करते हैं, तो मैं अल्फ़ा बीटा यूज़ कर लेता हूँ। स्मॉल के बिलोंग्स टू फील्ड, फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा वो W में दिखे, और इसी में दूसरी कंडीशन एक और है कि आपका जो K अल्फ़ा है वो W में दिखे, या आप बोल सकते हो K बीटा आपको W में दिखे। तो यहाँ देखिएगा लोगों ने क्या कहा कि बजाय आप ये चेक करें कि W अपने आप में वेक्टर स्पेस है या नहीं है, आप क्या चेक कीजिएगा, आप केवल ये चेक कर लीजिए क्या ज़ीरो वेक्टर W में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या अगर आप W के दो वेक्टर लेते हैं तो उनका एडिशन W में है, और फिर क्या आप K अल्फ़ा यदि निकालते हैं या K बीटा निकालते हैं तो क्या आप वो एलिमेंट W में पाते हैं। यदि ऐसा आप कर पा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि हाँ हमारा W जो है वो V का सबस्पेस बन जाएगा। बट यदि इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट होती है तो आप कहेंगे W जो है वो सबस्पेस नहीं बन पाएगा। फिर देखें लोगों ने कहा यार दो दो कंडीशन कौन चेक करेगा, कि पहले ज़ीरो वेक्टर चेक करो, फिर सम चेक करो, फिर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो एक्सप्रेशन है इसे भी चेक करो। तो थोड़ा सा और आसान कर दिया, और आसान करने के बाद देखो हमारे पास जो अभी स्थिति है वो ये है कि हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं फॉर एवरी अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W and A, B belongs to K, ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे। A अल्फ़ा प्लस B बीटा अगर ये W में है तो हम कहेंगे कि W जो है वो क्या है, आपका सबस्पेस है ऑफ V। ऐसे लिख लेते ना, इफ़ फॉर एवरी अल्फ़ा बीटा A, B, इसको हटा के ये लिख लेते हैं, ये W में जाता है, ये इम्प्लाइज करेगा कि W जो है वो सब स्पेस है V का। तो जब भी आपके समक्ष कोई सवाल रखा जाएगा तो आप यही कंडीशन जो है वो चेक करेंगे। अच्छा, इसका प्रूफ आप लोगों को करना है
कि ये जो कंडीशन है वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, और जो लोग नो मर्सी के माध्यम से हमारे से जुड़े हुए हैं उन्होंने ये थ्योरम जो है वो कर भी लिया होगा, या आप नो मर्सी की वीडियोस में जाके इसका प्रूफ देख सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल क्या दिया गया, एग्ज़ाम्पल देखें, आपको बोला गया पहले एग्ज़ाम्पल में कि आप v लीजिए r क्यूब मतलब r3, और आप जो w है वो कुछ ऐसा कंसीडर कीजिए जिसके अंदर टपल है, टपल में 3 आपको सदस्य देखने को मिलेंगे, बट तीनों सदस्य जो हैं वो आपके सेम है, a b c तीनों सेम है। ठीक, अब आपको ये दिखाना है कि w जो है वो v का सब स्पेस बनेगा। तो सबसे पहली बात आप मुझे बताइए, क्या बताएंगे कि देखो R3 में बहुत सारे ऐसे मेंबर रहे होंगे, उनमें से हमने केवल वो मेंबर उठा के W में डाले जिसमें तीनों एंट्रीज आपकी सेम थी। इसका मतलब क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि W जो है वो V का सबसेट है? इसमें किसी को कोई समस्या नहीं? वेरी गुड। अब आप ये देखें, जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जज करेंगे। हालांकि आप डायरेक्ट इससे तो जज कर ही सकते हैं, बट उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जाती है, और कभी कभी क्या है आपका जो W है वो सब स्पेस नहीं होता है। तो उस स्थिति में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना काम कैसे कम कर सकते हैं। पहले तो हम लोग जो शॉम सीरीज़ तरीका कहता है कि आप उसको जज कीजिए, हम उसी को ही जज करेंगे। तो देखिए, मैं एक अल्फ़ा कंसीडर करता हूँ। अल्फ़ा कैसा होगा? x x x, क्योंकि तीनों सेम है। और एक बीटा कंसीडर कर लेता हूँ मैं y y y, ये दोनों कहाँ से आते हैं? W से। a और b मैं कंसीडर कर लेता हूँ, जो कहाँ से आएंगे? मेरे रियल नंबर से। क्यों? क्योंकि फील्ड यहाँ पर कौन सी यूज़ करी गई है? रियल नंबर फील्ड, राइट। अब हम लोग कंप्यूट करने का कोशिश करते हैं a अल्फ़ा प्लस b बीटा। तो a अल्फ़ा कितना आएगा? बोलिए। ax ax ax। b बीटा कितना आएगा प्रभु जी? by by by। जब आप इनको ऐड करेंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ऐड। आप ये देखिए, क्या तीनों मेंबर सेम है? तो आप कहेंगे जी बात तो सही है, यहाँ पर हमारे तीनों मेंबर सेम ही हैं। क्योंकि तीनों मेंबर सेम हैं तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो a अल्फ़ा प्लस b बीटा है ये सदस्य रहा होगा किसका? W का। क्यों? क्योंकि W में केवल वही मेंबर आ रहे हैं जिनमें ये तीनों एंट्रीज सेम हो। और देखो इसमें भी तीनों एंट्रीज आपकी सेम नज़र आती हैं, तो ये भी आपके W का हिस्सा बनेगा। तो यहाँ पर W जो है वो सब स्पेस है। अब आपको परीक्षा में क्या बोल सकते हैं दृष्टिकोण अपनाना है इस तरह के सवालों को लगाते टाइम? आप सीधा ये कंडीशन कभी मत चेक कीजिएगा, आप पहले ये कंडीशन चेक कीजिएगा, मतलब a अल्फ़ा वाली। a अल्फ़ा को चेक कीजिएगा, उसके बाद ये चेक कीजिएगा। मान लीजिए आपका a अल्फ़ा होल्ड हो रहा है तो आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि यही होल्ड नहीं होता है, तो हमें इसको चेक करने की फिर ज़रूरत नहीं है। हम वहीं ये निष्कर्ष निकाल देते हैं कि W जो है वो सब स्पेस नहीं बनेगा, राइट। तो थोड़ा जल ग्रहण कर लें, उसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला जो सवाल है वो देखिए आप, बोला गया है आपसे, एग्जाम्पल ही है बेसिकली। V जो है वो आपका ये है, इसमें n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं, और W1 आपको दे दिया गया है ऑल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और W2 आपको दे दिया गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये बताना है कि क्या W1 और W2 इस V का सब स्पेस बन पाएंगे। तो क्या कहते हैं प्रभु जी? आप कोशिश करें इसको जज करने की, आ जाइए जज करने की इसको कोशिश करते हैं
और समझते हैं कि क्या ये सब स्पेस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अगर देखें आप में से कोई विद्यार्थी 2025 में ऑप्शनल का पेपर लिखने की सोच रहा है, तो अभी हमारा एक रिवीजन प्रोग्राम चालू है नो मर्सी करके, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आपने क्या करना है, नीचे कुछ दूरभाष नंबर आप लोगों को दिए गए हैं, उन पर आप संपर्क करें और जो भी आपके मन में द्वंद्व हैं या द्वेष हैं उनका निवारण करवाएं। आ जाइए, पहले हम लोग देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले को। W2 जो है उसमें कैसी मैट्रिक्स हैं, सारी की सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले तो अगर मैं दो मेंबर ले लूँ अल्फ़ा और बीटा, अब मैट्रिसेस को क्या है हमेशा कैपिटल लेटर्स से हम लोग लिखते हैं, तो मैं कैपिटल A कैपिटल B लेता हूँ W2 से, तो इसका मतलब ये होगा कि A का ट्रांसपोज A आएगा और B का ट्रांसपोज भी B आएगा, क्योंकि मैट्रिसेस कैसी हैं W2 के अंदर, सारी की सारी सिमेट्रिक। अब आप देखिए हम लोग दो ले लेते हैं स्मॉल a b अपनी फील्ड से, तो हम लोग इस पूरे का क्या निकालने का कोशिश करेंगे, ट्रांसपोज। अगर मान लीजिए इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यही आया, तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा W2 का सदस्य बन जाएगा, और यदि W2 का सदस्य बन जाएगा तो फिर W2 V का क्या घोषित कर दिया जाएगा, सब स्पेस। ये चीज़ हमें क्लियर है। आइए तो आप देखें, ये तो सिंपल ओपन हो जाता है ट्रांसपोज जो है, इसमें कोई भी समस्या, ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो ट्रांसपोज होगा नहीं, ट्रांसपोज होगा किसका, मैट्रिसेस का। ए ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलिए प्रभु जी, ए। बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी। आप ये देखिए इस पूरी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इसी के ही इक्वल आ गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ए था, बी था, वो W2 का सदस्य बनेगा, और क्योंकि वो W2 का सदस्य बनेगा इसी वजह से W2 जो है वो V का सब स्पेस बन जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ क्या, हो गया ना क्लियर। W1 को देखिए, W1 को इस तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है। W1 में अपनी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ भी दो मैट्रिक्स ले लेते हैं A और B जो कि मेरी W1 से हैं। तो अब आप ये समझिएगा, सर मैं साइड में आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ। लाइक ये मेरी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, हम समझते हैं। यदि मैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ लाइक 2, तो आप मुझे केवल ये बता दीजिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो बिहेवियर है क्या वो बदल जाता है। क्या सवाल किया मैंने, यदि मैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आप मुझे ये बताइए क्या ऐसा करने मात्र से मैट्रिक्स का बिहेवियर क्या बदल जाता है, क्या अब वो अपर ट्रायंगुलर नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है। अभी भी ये कैसा मैट्रिक्स दिखता है अपने को, अपर ट्रायंगुलर। तो आप ये समझिएगा कि यदि मैं किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से कल को मल्टीप्लाई कराऊं तो ऐसा करने मात्र से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगी, उसके बिहेवियर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। शाबाश। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर मैं दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ऐड करूं, लेट से मैं 2x2 के मैट्रिक्स ले रहा हूं जानबूझ के ताकि लिखना मुझे कम पड़े, तो जब आप इनको ऐड करते हैं प्रभु जी, आप मुझे ये बता दीजिए क्या ऐसा करने मात्र से भी क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बिहेवियर चेंज हुआ।
यानी अगर मैं दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को ऐड करूं तो जो उनका आंसर आता है क्या वो भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है? बताइए। आपके सामने है, देखें मोबाइल स्क्रीन पर डेटा, तो वो भी हमारा एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर क्या ये कह देना गलत होगा कि ए प्लस में बी ये W1 से बिलोंग करेगा ही करेगा? आपके सामने मैंने दो सिचुएशन रखे और बेसिकली ये उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है कि पहले आप मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। समझ में आया उदाहरण सब बच्चों को? बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया है तो वेरी गुड। आगे चलें क्या फिर? अब आप जिद कर रहे हैं तो देखें चलना ही पड़ेगा। तो आगे देखिए फिर। आगे एक और आप लोगों को उदाहरण दिया गया। उदाहरण क्या दिया गया कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। अब इसको समझना क्या है, थोड़ा सा वैसे ऐसे हवा हवा में तो मुश्किल है। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका भी हम लोग एक उदाहरण देखेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन की मदद से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सब स्पेस को लेकर, वो हम लोग ज़रा लिखना चाहेंगे। पहला प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है, द इंटरसेक्शन। ये प्रॉपर्टी क्या है? ऐसा है कि जब खड़े पांव यूज़ होती हैं ये, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप सवाल लगा रहे होंगे अपनी धुन में और मान लीजिए यदि आप प्रॉपर्टी भूल गए तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टेप पे जाके फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ से फिर आगे आपकी जो नैया पार लगाएगी वो प्रॉपर्टी ही लगाएगी। इसलिए प्रॉपर्टीज़ का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, और ना केवल ज्ञान होना ज़रूरी है बल्कि समय पर इनका याद आना भी अपने आप में ज़रूरी है। कहता है ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। तो कहता है कि प्रभु जी आपके पास मान लीजिए 10 सब स्पेस हैं। अगर आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन भी V का क्या आने वाला है? सब स्पेस। ये ऐसा ही है जैसे आप लोगों ने ग्रुप में पढ़ा होगा कि यदि आपके पास दो सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप ही आता है। वेरी गुड। आगे देखो क्या कहता है, ये बड़ी काम की चीज़ है। सेकंड जो प्रॉपर्टी आप बोल लीजिए या पॉइंट बोल लीजिए, क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं आपके न्यूमेरिकल, और केवल बनते ही नहीं हैं, हम लोग करेंगे भी, तो आप इसकी अहमियत को समझेंगे। In n unknowns is a subspace of Kn। देखो ये काफ़ी काम का पॉइंट है। कहता है कि अपने पास अगर कोई सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का बट होमोजीनियस, तो उस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे ना, वो सॉल्यूशन आपके बेसिकली सब स्पेस फॉर्म करेंगे k⁻n। इसका मतलब क्या है? n अननोन्स हैं, जैसे 3 अननोन है और रियल नंबर की मैं बात करूं तो जो सॉल्यूशन आएंगे वो R3 का क्या बनेगा? सब स्पेस। ये हो सकता है अभी आपको इतने अच्छे से क्लियर ना हो, बट जब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। आगे कहता है द सॉल्यूशन सेट W of a non-homogeneous system
AX is equals to P is not a subspace of Kn, is not a subspace of Kn। देखो यहाँ पर अगर इक्वेशन जो है आपकी नॉन होमोजीनियस हैं तो उनके जो सॉल्यूशन आएंगे वो Kn का सबस्पेस नहीं बनेगा, लेकिन अगर होमोजीनियस है तो बन जाएगा। कैसे, ये हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। कहता है लेट v इज इक्वल्स टू R3, तो आपको इनको जज करना है क्या ये सब स्पेस बन पाएंगे। एक तो ये है और W2 हमें इस तरीके से कुछ दिया है। अब हमें ये जज करके बताना है कि क्या हमारा जो W1 और W2 है ये इस V के सब स्पेस बन पाएंगे क्या। आइए, तो देखो क्वेश्चन करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया कि आप सीधा ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल मत कीजिएगा, आप पहले ये चेक कर लीजिएगा। अगर ये आपका होल्ड होता है उसके बाद आप ये चेक कीजिएगा, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इनको यहाँ जज करवाते हैं। आओ तो कुछ बात जो है फिर हमें समझ में आएगी। देखिए जो पहला है W1, सबसे पहले आप ये जज करें क्या W1 इसका सबसेट होगा, तो होगा। आपके पास R3 में ऐसे ही मेंबर होंगे। बस आपने क्या किया, W1 में केवल वो मेंबर लिए जिनमें जो पहली एंट्री थी वो या तो 0 या 0 से बड़ी थी। अब आप ये देखिएगा, मैं जैसे अल्फ़ा ले लूँ, W1 की मैं बात करूँ, मैं अल्फ़ा कंसीडर कर लूँ एक, लेट से ABC, तो मेरे पास कंडीशन ये गिवन है और मैं कोई A जो है वो फील्ड से लूँगा, ऐसा तो है ही। तो A अल्फ़ा देखो मेरा कितना आएगा, A, अच्छा इसको A डैश ले लो अभी, तो वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी। A डैश B, A डैश C। आप प्रभु जी मुझे बताइएगा क्या इस बात की श्योरिटी है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा या मतलब 0 या 0 से बड़ा ही होगा। आप कहेंगे जी नहीं, क्यों। अगर प्रभु जी मान लीजिए आपका A जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेट से A का वैल्यू यहाँ 5 ले लेते हैं समझने के लिए। A डैश जो है वो फील्ड से आ रहा है, फील्ड में दोनों तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर की यहाँ पर बात हो रही है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। मैं मान लीजिए A को ले लूँ -2, तो अब मतलब A डैश को, तो आप मुझे बताइए ना -2 × 5 क्या मेरा पॉजिटिव नंबर होता है, तो नहीं होता है। तो बात ये है कि ये जो कंडीशन है ये A अल्फ़ा मतलब A डैश अल्फ़ा इस स्थिति में होल्ड नहीं करेगा। होल्ड करने का मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ A, कंडीशन में ऐसा लिखा भी है। तो यहाँ पर आप देखें क्योंकि ये W1 का सदस्य नहीं बनेगा तो हम A अल्फ़ा प्लस B बीटा वाली कंडीशन को चेक नहीं करेंगे और हम यही कह देंगे कि देखिए महाराज ये क्योंकि W1 में नहीं आ रहा है इस वजह से W1 V का सब स्पेस नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। अब कह दिया सो कह दिया, नहीं बन सकता है। W2 को जज करें क्या। W2 में देखो क्या कंडीशन दे दी है महाराज जी ने कि आपका A² + B² + C² जो है वो 1 से कम होना चाहिए। मैं एक अल्फ़ा कंसीडर कर लेता हूँ ये, क्योंकि अल्फ़ा मेरा W2 का सदस्य है, तो अल्फ़ा इस कंडीशन को होल्ड करेगा ना। अभी मैं कोई A डैश ले लेता हूँ, कहाँ से, मेरा फील्ड से, फील्ड यानी कि रियल नंबर से। तो आप देखें A डैश अल्फ़ा भी क्या इस कंडीशन को होल्ड करेगा। पहले हम लोग A डैश अल्फ़ा निकाल लें, तो A डैश A आएगा, A डैश B, A डैश C। अब ज़रा इनका स्क्वायर करते हैं हम लोग और ऐड करते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सम भी जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। अगर लेस देन इक्वल टू 1 आया इसका मतलब क्या, A मतलब A डैश अल्फ़ा मेरा W1 है कि 2 है भैया, W2 का सदस्य बनेगा। लेकिन अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं आया
तो W2 का सदस्य नहीं बनेगा, और W2 का सदस्य यदि नहीं बनेगा तो क्या मैं A अल्फ़ा प्लस B बीटा वाली कंडीशन पे जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। और मान लीजिए सदस्य बन गया तो फिर हमें A अल्फ़ा प्लस B बीटा वाली कंडीशन पे जाना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे पास विकल्प नहीं है। तो इस पूरे में से A डैश स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा देखो ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है। बट इसके लेस देन इक्वल्स टू 1 होने से आप क्या ये बात कह पाएंगे कि ये पूरा ही लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए देखो A कहाँ से आ रहा है, ये A डैश रियल नंबर से। मान लीजिए आप A डैश को ले लीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्रभु जी 16। ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है, मैं लेस देन 1 कोई वैल्यू ले लेता हूँ, लेट से 0.9, लेस देन 1 तो है ही, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 14.4। क्या ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है? नहीं। आपकी ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 केवल किस स्थिति में होगी? जब आपका जो स्क्वायर है ये 1 हो या लेस देन 1 हो, तब भी हो जाएगा। बट रियल नंबर में क्या केवल वही नंबर आते हैं? नहीं। क्या 4 जो है रियल नंबर नहीं है? तो क्या आपने जब A डैश को 4 लिया या कोई और भी लेंगे तो क्या आपका ये होल्ड हो रहा है हर रियल नंबर के लिए? क्या हर रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रही है? आप कहेंगे जी नहीं, नहीं आ रही है। इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जो W2 है ना, ये W2 V का सब स्पेस नहीं बनेगा। बात समझ में आई क्या कि जो W2 है वो V का सब स्पेस ना जी ना, नहीं बनेगा। तो देखें आज इतना ही करेंगे हम लोग डिस्कस। फिर इस पे कुछ और सवाल हैं, वो सवाल जो है पॉलिनोमियल डोमेन के ऊपर हैं, तो उस पर मैं एक अलग क्लास लूँगा, यानी कि जो अगली कक्षा रहेगी अपनी उसी पर ही रहेगी। पॉलिनोमियल को क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा आप बोलिए गहराई में हमें आंकना पड़ता है, राइट। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आज जो मैंने आपको चीज़ें समझाई या कोशिश करी समझाने की, आपको समझ आई होंगी। समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ प्रभु जी कल सेम टाइम सेम जगह, इसी टॉपिक को इन कंटिन्यूएशन करते हुए। तब तक हरे कृष्णा।